हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई, साइंस का गाला पेपर 2 उसका सेक्शन डी लेके आ गए हैं। बस धीमे धीमे करके, स्लो एंड सूदिंग भाई, धीरे 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 हम लोग सारे के सारे पेपर्स अपलोड कर देंगे धीमे धीमे। तो लेट्स मूव ऑन अहेड विद सेक्शन डी ऑफ गाला पेपर 2 साइंस। So first, describe an experiment showing the reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid with diagram. Write the chemical equation for the reaction. सबसे पहले देखो, मेटल, जिंक एक मेटल है, तो मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस मेटल सॉल्ट। जो भी मेटल है उसका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन व्हिच अकर्स एक्चुअली। जिंक ग्रेनुअल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज Zn प्लस H2SO4, तब क्या होगा, मेटल सॉल्ट यानी ZnSO4 बनेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन एक्चुअली अकरिंग। तो लेट्स मूव ऑन। ये रहा आपका डायग्राम। भाई, दिस इज डिलीवरी ट्यूब, दिस इज सोप। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को जब फायर लगाया जाता है, ये पता कैसे चलता है कि हाइड्रोजन गैस है? पता तब चलता है जब उसमें माचिस की तिली से या आग लगाया जाए और पॉप पॉप मीन्स पॉप पॉप साउंड जब सुनाई दे रही है, इस प्रेजेंट, यानी वो सब बताता है कि हाँ, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। मतलब यहाँ पे ये जो है H2SO4 यहाँ पे मेंशन कर देना, एंड दिस आर जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स जब मिक्स करेंगे तो उसकी वजह से वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक सल्फेट इज दी सॉल्ट, मेटल सॉल्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो हियर इट इज, when zinc dust is taken instead of zinc granules to react with sulfuric acid, the hydrogen gas is formed, but the rate of reaction increases in this case of zinc dust compared to the zinc granules because increase in the surface area, because increase in the surface area and the increase in the rate of reaction। ठीक है, अगर जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह जिंक डस्ट, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पीस और उससे भी कम, दैट इज नोन एज डस्ट। तो वो क्यों होता है? उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज, क्लियर, इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस एंड बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मैचस्टिक व्हिच इज बर्न्ड इज brought near to the test tube, brought near to the test tube, not ear, near typing में रह गया। When dilute sulfuric acid is poured on zinc granules, then zinc, being more reactive than hydrogen, displaces it from the acid and forms acid sulfate H2SO4, that is hydrogen gas। तो ये आपका रिएक्शन जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज, ये देता है, मतलब प्लस मतलब देता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप लिख दोगे विथ डायग्राम तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, क्लियर। इक्वेशन लिखना ना भूले, इक्वेशन लिख देना है। ओके, व्हाई इज कंसंट्रेटेड एसिड एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूशन? भाई, एसिड के अंदर पानी क्यों नहीं डालते? क्लियर। भाई, पानी के अंदर वाटर अगर है, वाटर के अंदर आप एसिड डालते हो कंसंट्रेटेड, लेकिन एसिड के अंदर पानी नहीं डालते डाइल्यूशन के लिए, क्यों? बिकॉज व्हेन एसिड एंड वाटर रिएक्ट्स, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा, और पॉसिबिलिटी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से वो एसिड उछल कर आपके चेहरे पर, हाथ पर, कहीं पे भी चल जाए, एंड इट कैन कॉज बर्न्स। बर्न्स मतलब जल सकते हैं आप लोग। एसिड है भाई, एसिड के साथ मजाक नहीं कर। तो धीमे धीमे पानी के साथ स्टीयरिंग करते हुए, हिलाते हुए, उसके अंदर एसिड के अंदर ऐड कर देते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Since a lot of heat is liberated during the reaction, this heat changes some water to steam explosively, which can splash the acid on your face, clothes and cause acid burn। इसीलिए उसको ऐड किया जाता है। While diluting an acid, it is preferred that the acid is added to water rather than water being added to the acid, since adding water to the concentrated acid releases a large amount of heat which can cause explosion and acid burns on the skin, clothing and other body parts। आई होप आप समझ गए होंगे किस रीजन से हम लोग एसिड को पानी में मिक्स करते हैं, पानी को एसिड में नहीं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ रीजन कर्ड एंड सोर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। आप कर्ड ले लो या सोर सब्सटेंस ले लो, दोनों एसिडिक होते हैं, और एसिड आपको पता है, मैंने अभी बताया कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो
मेटल सॉल्ट बनाता है। और इस केस में जब कॉपर और ब्रास है, तब जो मेटल सॉल्ट बनता है वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट ब्रास और कॉपर के वेसल में दही या सौर वाले सब्सटेंस को यूज ना करें। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। When sour substances like curd are kept in brass copper vessels, the lactic acid in curd reacts with metals, which leads to the corrosion of vessel as well as the formation of harmful salt that cannot be consumed. Harmful salt बनता है, जो metal salt बनता है, it might be harmful when we use brass or copper. So that creates a problem. So if such substances are kept in brass and copper vessels, the acid will react with the container being will be corroded. There may be thereby may spoil, या वो उसको खाने को भी खराब कर सकता है और हमारे लिए भी it will be dangerous. Next, write the structural formula for the following कार्बन कंपाउंड्स. ब्रोमोबुटेन, ये रहा ब्रोमोबुटेन. बुटेन मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, और ब्रोमीन, ब्रोमो मींस ब्रोमीन, एक साइड में ब्रोमीन एड किया है. भले इसको 1 ब्रोमोबुटेन भी बोल सकते हो, ब्रोमोबुटेन भी बोल सकते हो, इट इज पॉसिबल. देन अदर ऑल बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड विद हाइड्रोजन. देन 2 पेंटेनॉन. भाई पेंटेनॉन मतलब कीटोन से रिलेटेड है, और 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5, सो इट इज 2 पेंटेनॉन. so this is ऑप्शन ए का 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड ऑप्शन ए का सेकंड, दैट इज पेंटेनॉन. देन राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड 2 यूजेस ऑफ इथेनॉल. भाई दो दो बोला है मैंने, 4 4 दिया हुआ, यू कैन यूज एनी 2. प्योर इथेनॉल इज कलरलेस गैस, कलरलेस लिक्विड, सॉरी नॉट गैस. इट हैज स्पेसिफिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट. its boiling point is 351 kelvin, which is higher than the corresponding alkanes. It is soluble in water, that is it is miscible with water in all proportion. Then uses: ethanol is present in alcoholic beverages such as beer, wine, whiskey. Ethanol is used as antiseptic for sterilizing wounds. Ethanol is used in cough syrups, digestive syrups, and tonics. Ethanol is being mixed with petrol and is used in motor fuel. This is mixture is called power alcohol. तो ये सारे चीज आपके क्वेश्चन नंबर 49 में आप प्रॉपर्टीज के तौर पे सब कुछ आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. भाई photosynthesis is a process of making food with the help of water, carbon dioxide, and sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll. So first of all, photosynthesis is the process by which green plants and some other organism use sunlight to synthesize nutrients from carbon dioxide and water. यानी फूड बनाना है. There are 3 sets of events that takes place. यहाँ पे क्या लिखा है? Analyze the events that takes place in the process giving equation of photosynthesis. So following are the events that takes place in the photosynthesis. First, absorption of light energy in the form of sunlight by chlorophyll is the first event that takes place. यानी sunlight को absorb करना chlorophyll के through. The second event that takes place during the process of photosynthesis is conversion of light energy into chemical energy, where the splitting of water molecules takes place. The water molecule is split into hydrogen and oxygen. तो ये conversion हो गया, जो भी हमने sunlight लिया है उसको convert करना है. ठीक है. The third last event is the process of photosynthesis is reduction of carbon dioxide into carbohydrates, और उसका reaction भी है. The following chemical reaction is 6CO2 plus 6H2O plus 6H12O6 plus 6O2. ओह, इसके अंदर एक क्वेश्चन हमने नहीं दिया है, मैंने ऑप्शन दिया है, बट मैं उसको लिखने की कोशिश करूंगा. दिस इज by carbon dioxide, this is water, and this is glucose and oxygen. That you can give difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. देखो मैं डिफरेंस यहाँ पे I have not left space somewhere. ठीक है, मैंने स्पेस नहीं छोड़ी, तो मैं यहीं पे मैं मेंशन कर रहा हूं. सपोज एरोबिक एंड एरोबिक. ठीक है. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगा. फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन O2। क्लियर, ये उसका डिफरेंस आ गया एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में जब होता है मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो प्रेजेंस क्या होता है, सारे के सारे जो है मॉलिक्यूल्स, जो भी आपका ये चीज हुई है, दैट ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, मींस प्रोडक्ट जो आता है इसका, प्रोडक्ट ऑफ दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोडक्ट, आप में मेंशन कर सकते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स आप बोल सकते हो, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और यहाँ पे प्रोडक्ट आता है दैट इज इथेनॉल एंड CO2 प्लस H2। यहाँ पे एनर्जी आपको यूटिलाइज करते हैं और इथेनॉल प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। दिस इज द डिफरेंस वी कैन राइट। बाकी फिर एग्जांपल्स दे सकते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन में यूज, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल में यूज होता है, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल में यूज होता है। और ये यूज होता है आपका रेगुलर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ह्यूमन बींग्स हम लोग कर ही रहे हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल डिफरेंस। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, आप चेक कर लीजिए, मैंने जस्ट बता दिया है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, यू कैन मेंशन इट आउट, बट दिस आई हैव मेंशन हियर। Draw level diagram showing that internal structure of human heart and explain the blood circulation in the heart। सबसे पहले हार्ट का डायग्राम देख लो यहाँ पे। दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। भाई देर आर राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर्स का होता है हार्ट। हार्ट इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, ये सब हम लोग लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात की है तो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में से, सारे के सारे बॉडी पार्ट में से अपर वेना केवा और लोअर वेना केवा में हम लोग बोल सकते हैं द ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पहले राइट आर्टरियम में, वहां से जाता है राइट वेंट्रिकल के बाद, फिर वो चला जाता है लंग्स के पास, इट गोज टू लंग्स। फिर लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन इट गोज टू अओर्टा एंड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो एक साइकिल के अंदर दो बार ब्लड आपके हार्ट में आता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ द लेफ्ट आर्टरियम वाया पल्मोनरी वेन। The left atrium relaxes when it is collecting this blood. It then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it। मतलब वन बाय वन, पहले जो प्योर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है, जब वो रिलैक्स होता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है ताकि उसके पास ब्लड आए। When the muscular left ventricle contract, it is in turns the blood is pumped out to the body via aorta। aorta मतलब ये जो पैसेज है वहां से बॉडी के अंदर सारे सब जगह ब्लड पहुंचाया जाता है। राइट चेम्बर में भी सेम, बट यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द राइट आर्टरियम वाया सुपर वेना केवा एज इट रिलैक्सेस। जैसे ही रिलैक्स होता है तो राइट आर्टरियम के अंदर सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। फिर उसके बाद एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स द करस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, मतलब रिलैक्स हो जाता है, उसके अंदर सारा का सारा ब्लड चला जाता है। This transfer bloods to the right ventricle which in turn pumps it to the lungs, और वहां से सारा का सारा ब्लड जो है लंग्स के पास चला जाता है via pulmonary arteries। Ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker vascular walls। ठीक है, so this is how it works। ये हार्ट के डायग्राम के साथ आप चैम्बर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट हो सकता हूं, यू कैन गो इन स्लो स्पीड एंड यू कैन चेक इट आउट। क्लियर? Draw the label diagram of human eye and explain the function of its main parts। तो ह्यूमन आई सिलियरी मसल्स है, उसके अंदर रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, विट्रस ह्यूमर है, कॉर्निया है, प्यूपिल है, आइरिस है, एक्वस ह्यूमर एंड क्रिस्टलाइन लेंस। एंड सी देखो वैसे 4 मार्क्स के अंदर है तो हमको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, हर एक पॉइंट को मैंने अलग अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन गो विद इट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन, आपको अच्छे से करना है। जैसे कि फर्स्ट हम लोग ले लेते कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? आउटर कवरिंग। आपको दिख रहा है कॉर्निया इज द आउटर कवरिंग, तो ऑल द लाइट एंटर्स द आई थ्रू द आउटर कवरिंग थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया से सारी की सारी लाइट एंटर होती है विच इज ट्रांसपेरेंट। ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो फिर हम लोग देखते ही कैसे? bulge on the front surface of the eyeball, most of the refraction takes place in cornea। सारा का सारा रिफ्लेक्शन कॉर्निया में ही होता है क्योंकि सबसे पहला सरफेस है, लेयर है आईज की जहां पे लाइट एंटर करती है।
देन आइरिस, आइरिस इज बिहाइंड कॉर्निया, ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे आइरिस आता है, ठीक है, कॉर्निया के पीछे आइरिस आता है। इट इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, वो प्यूपिल की साइज कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर ज्यादा लाइट है तो प्यूपिल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, और कम लाइट है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, और वो सब काम किसका है, आइरिस का। देन प्यूपिल, द प्यूपिल रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मैंने जैसे बताया कि अगर ज्यादा लाइट है तो ज्यादा लाइट जाएगी तो अपनी आईज को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमारा प्यूपिल एकदम छोटा हो जाता है कि कम लाइट एंटर करे। और अगर कम लाइट है, अंधेरा जैसा है, तो वो प्यूपिल बहुत बड़ा होगा ताकि कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा देख पाए। when there is excess light it contracts and when there is dim light it relaxes। नेक्स्ट इज सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स जो है हमारे लेंस को साइज में थिकनेस और थिननेस कंट्रोल करता है, और उसकी वजह से फोकल लेंथ कंट्रोल होती है, किसकी वजह से, सीलियरी मसल्स। द सीलियरी मसल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द लेंस कैन समवट मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ लेंस एंड सो चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ चेंज होता है। आई कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है। द आई लेंस इज composed of fibrous jelly like material, it helps in the formation of the real inverted image at the retina depending on the object distance। रियल इन्वर्टेड, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वो भी कहां पे बनाता है, रेटिना। रेटिना कौन सी है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। retina is the light sensitive screen। the retina is delicate membrane having enormous number of light sensitive cells। the light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal। जैसे उसके ऊपर लाइट गिरती है वो सारे के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जो जाता है ऑप्टिक नर्व के पास, और ऑप्टिक नर्व ले जाता है सिग्नल ब्रेन के पास। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म्ड आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। द ब्रेन इंटरप्रेट्स these signals and finally process the information so that we perceive the object as they are। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन वो सिग्नल को रीड करता है और हमें बताता है कि भाई आप कैमरा देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, दैट इज सच, क्योंकि आपके यहाँ इमेज गिर रही है और इमेज की वजह से वो इंटरप्रेट कर रहा है, ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है कि आप सही देख रहे हो भाई। बाकी वैसे इमेज कौन सी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज, लेकिन ब्रेन उसको करेक्ट करके बताता है। नेक्स्ट इज एक्वस ह्यूमर, ये रहा, तो यहाँ पे आईज के बल्जिंग के पास होता है, दैट इज एक्वस ह्यूमर। द एक्वस ह्यूमर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द हेल्थ ऑफ योर आईज as well as nurturing the cornea and the lens by supplying nutrition such as amino acid and glucose। वो आइज को सपोर्ट भी करता है, हेल्थ को सपोर्ट करता है, और आपके क्या बोल सकते हैं, कॉर्निया और लेंस को अमीनो एसिड और न्यूट्रिशन यानी ग्लूकोज फॉर्म में देता है। लास्ट इज विट्रस ह्यूमर। द विट्रस परफॉर्म्स अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग योर आईज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स हेल्प्स इन होल्ड्स अ स्फेरिकल शेप, ये जो पूरा है राउंड शेप वो विट्रस ह्यूमर की वजह से। आई होप आपको आईज के बारे में डिटेल पता चल गया होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना डिटेल आपको जाना ही पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। जनरेटर पहले देख लो, दिस इज जनरेटर। जनरेटर का डायग्राम, इसके अंदर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक पोल्स, यहाँ पे कॉइल होती है जो रोटेट करेंगे। जनरेटर क्या करता है, it works on the principle that when a coil is rotated in the magnetic field it induces current। तो करंट प्रोड्यूस करता है, जनरेट मतलब जनरेट करना। तो यहाँ पे दो ब्रशेस हैं, रिंग्स हैं, दो रिंग्स और ब्रशेस हैं, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर टू प्रेडिक्ट कि करंट प्रोड्यूस इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, ये उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। प्लेस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ एन परमानेंट मैग्नेट। The two ends of these coils are connected to the two rings R1, R2, and the inner side of these rings are made insulated। The two conducting stationary brushes B1, B2 are kept placed separately on the rings R1 and R2 respectively। The two rings R1, R2 are internally attached to axle। तो R1 और R2 जो रिंग्स है वो एक्सेल से कनेक्टेड है, ताकि वो कॉइल घूम रही है तो उसकी वजह से पूरा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। The axle may be mechanically rotated from the outside to rotate the coil inside the magnet। ठीक है, कोयल को रोटेट करना है तो एक्सेल को घुमाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। वर्किंग एट आर्म ए बी, सबसे पहले देखो इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे वर्क करता है, प्लस इसका प्रिंसिपल जो है वो इट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट व्हेन अ मैकेनिकली अ कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड।
तो आर्म ए बी और सी डी की बात करें, द आर्म ए बी मूव्स अप एंड द आर्म सी डी मूव्स डाउन इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग Fleming's लेफ्ट हैंड रूल. Induced currents are set up in these arms along the direction A, B and C, D. Thus an induced current flows in the direction A, B, C, D. तो ये यहां से फ्लो होता है A से लेके B से लेके C तक. क्लियर? इस तरह से वो प्रॉपर वे में फ्लो होता है. If there are large number of turns in the coil, the current generated in each turn adds up to give a large current through the coil. तो अगर नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा डायरेक्टली. अगेन आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सीडी स्टार्ट. अब इसमें क्या है, आधा मैंने घुमा दिया तो उसके बाद सीडी एबी की जगह आ जाएगा ए बी सी डी. तो अब सीडी ऊपर जाएगा और एबी नीचे जाएगा. एबी मूविंग डाउन. एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म चेंजेस इन डीसीबीए. पहले अब वैसे जा रहा था, अब जाएगा डीसीबीए, बट पोजीशन चेंज हो जाएगी. क्लियर? द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 to B2. Thus after every half rotation the polarity of the current in the respective arm changes. Such a current which changes direction is after equal intervals of time is called alternating current. भाई AC और DC का भी डिफरेंस पूछते हैं कभी कभार, तो वो चीज भी याद रखनी है कि अगर करंट अपनी साइन चेंज कर रहा है रेगुलर इंटरवल पे, देन इट इज नोन एज AC करंट. और ऐसा प्रोड्यूस करने वाले को AC जनरेटर कहते हैं. और जो करंट चेंज नहीं करता उसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, दैट इज दे डोंट चेंज. Clear? So this is all about. Then we have seen the working of split rings commuted in the case of electric motor. Thus a unidirectional current is produced. Thus generator thus called DC. अगर वो स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे कंप्लीट रिंग्स की जगह तो वो डीसी जनरेटर बन जाएगा, क्योंकि वो एक ही साइड में करंट प्रोड्यूस करेगा. तो ये डिफरेंस दे दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेट करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट always flows in one direction, whereas the alternating current reverses its direction periodically. Most power systems constructed these days produce AC. In India, the AC changes direction after every. ये सब चीजें इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, but for an reference you can use it out. Next, explain the following questions as directed. Give scientific reason a fuse is kept in a path. भाई फ्यूज अगर पाथ में नहीं रखेंगे, सीरीज में नहीं रखेंगे, तो एक्स्ट्रा करंट जो आएगा वो कहां जाएगा? We use fuse to protect the electrical circuit from overloading. A fuse of proper rating is connected in the live wire. If the current exceeds the safe limit, the fuse melts and breaks. वो भाई ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा ताकि हमारे डैमेज मतलब डिवाइसेस जो है, हमारे डिवाइसेस है, हमारे अप्लायंसेस, उनको भाई देखो फ्यूज आता है मान लो 10 15 20 100 200 रुपए का, बट हमारी एसी हो, फ्रीज हो, रेफ्रिजरेटर हो, भाई हजारों में होते हैं, तो उनका नुकसान, भाई फ्यूज उड़ेगा तो चल जाएगा बट उन अप्लायंसेस का नुकसान नहीं सहन कर सकते, तो उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते ताकि वो मेल्ट हो जाए, एक्स्ट्रा करंट आए. तो सर्किट बिकम्स ओपन एंड प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ करंट इनटू द हाउसहोल्ड सर्किट, thus preventing the electrical appliance in the circuit from being damaged. इसलिए नुकसान होने से बचने के लिए भाई फ्यूज लगा दें. State the precaution to be taken while using electricity. तो भाई क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी? तो फर्स्ट, ऑलवेज यूज इंसुलेटेड टूल्स व्हाइल वर्किंग. भाई इलेक्ट्रिक करंट शॉक लगने के चांसेस है, तो भाई इंसुलेटेड जो भी टूल्स वगैरह वो यूज करो. नेवर यूज इक्विप्ड विद डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग्स. किसी भी ब्रोकन प्लग या डैमेज इंसुलेशन के साथ यूज ना करें, ध्यान रखें. नेवर यूज एन एल्यूमिनियम और स्टील लेडर इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी रिसेप्टेबल at height in your home. An electrical surge will ground you and whole electric current will pass through your body. Use bamboo, wooden or fiberglass ladder instead. भाई अगर इलेक्ट्रिकल का कोई काम कर रहे हो तो एल्यूमिनियम या स्टील या जो मेटल है उसके ऊपर मत बैठ कर करो, नहीं तो करंट को डायरेक्ट रास्ता मिल जाएगा आपके थ्रू, और फिर जो लगेगा शॉक लगा लगा हो जाएगा. तो भाई शॉक लगाना नहीं है, ध्यान रखना है. Avoid water at all times when working with electricity. Never touch or try repairing any electrical equipment or circuit with wet hands. It increases the conductivity of electric. भाई आपने 3 इडियट्स देखी होगी, नमक वाला पानी या पानी करंट देता है, तो प्लीज पानी अगर भीगे हुए हो तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से थोड़ी दूरी बनाए रखो, दूरी बनाए रखो, जान बनी रहेगी. This was all about section D of paper number 2. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जल्द से जल्द पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 सभी पेपर्स देने का प्लानिंग है. वेट एंड वॉच. टिल देन टेक केयर. बाय बाय एवरीवन.